दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दरमियान दिल्ली में जो राजनीतिक गतिविधियां होती हुई दिख रही है या अगले 24 घंटे के दरमियान होने जा रही है, उससे तो एक बात साफ है कि सियासत में बड़ी हलचल है। कुछ भी सामान्य नहीं है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी गतिविधियां जब होती है तो साफ दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बड़ा खेल खेला जाने वाला है। अब ये बड़ा खेल किस रूप में सामने आएगा, मोदी शाह के दौर में इस पर कुछ पक्के तौर पर कहना मुश्किल है, क्योंकि आजकल सूचनाएं बाहर नहीं आती। लेकिन जिस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी और क्या अमित शाह, क्या राहुल गांधी या क्या राजनाथ सिंह, या क्या सत्ता के करीब और पावर कॉरिडोर में या विपक्ष की गतिविधियां जिस रूप में जाती हुई दिख रही है, उससे एक बात साफ है कि 72 घंटे के दरमियान, जी हां, अगले 72 घंटे के दरमियान कुछ बहुत बड़े खेल की तैयारी चल रही है। और बड़ा खेल क्या है, जरा इसको डिकोड करने के लिए पिछले 24 घंटे से जो गतिविधियां शुरू हुई है उस पर ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि आज शिबू सोरेन दिशोम गुरु कहे जाते हैं, झारखंड की स्थापना के लिए सबसे मजबूत संघर्ष करने वाले नेता, आज उनका देहांत हो गया। हम अपने दर्शकों की ओर से भी उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उनके देहांत ने अचानक राजनीतिक परिस्थितियों को थोड़ा गमगीन तो जरूर किया है, लेकिन गमगीन करने के बावजूद उसे रोका नहीं जा सका है। शुरू करते हैं, कल से क्या हो रहा है वो बताता हूं आपको। कल अचानक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिले, और प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति से मिले उसके कुछ घंटों बाद गृह मंत्री अमित शाह भी राष्ट्रपति से मिले। तो प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना और फिर गृह मंत्री अमित शाह का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना, ये क्या है? संसद का सत्र चल रहा है और संसद सत्र के दरमियान प्रधानमंत्री यदि राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे तो इसे सामान्य घटना माना जा सकता है, क्योंकि आमतौर पर राष्ट्रपति जब विदेश दौरे से लौटते हैं तो प्रधानमंत्री जब विदेश दौरे से लौटते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी देते हैं, यह परंपरा रही है। लेकिन गृह मंत्री का जाना और उसके बाद की राजनीतिक गतिविधियों को देखिए। चंद्रबाबू नायडू अचानक ट्रंप टैरिफ को लेकर सवाल उठा देते हैं। आंध्र प्रदेश के किसानों की बड़ी दुर्दशा हो रही है और दिल्ली से उन्हें मदद की अपेक्षा है, इस तरह के संकेत मिलते हैं। राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक 7 अगस्त को बुलाने का ऐलान कर देते हैं। और इन सब के बीच आज की गतिविधियों को आप देखें तो आज की गतिविधियां यही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ जेपी नड्डा, पीयूष गोयल और किरण रिजिजू बैठक करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के साथ गृह सचिव, एनएसए और उनके साथ साथ कुछ इंटेलिजेंस के लोग भी बैठक करते हैं। और शाम होते होते खबर आती है, अभी थोड़ी देर पहले खबर आती है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन महासचिव बीएल संतोष भी अमित शाह के घर पहुंचते हैं, वो भी उनसे मुलाकात करते हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा भी अमित शाह से मिलने पहुंचते हैं। ये चल क्या रहा है? और उन सबसे बड़ी खबर, ये चिट्ठी जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कल सुबह 9:30 बजे संसद परिसर में एनडीए के संसदीय दल की बैठक बुला ली गई है। अब पिछले 24 घंटे से अगले 24 घंटे के बीच जो कुछ हो रहा है, अचानक ये सारी गतिविधियां क्यों तेज है, ये समझने के लिए कुछ और परिस्थितियों पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। पहली परिस्थिति, ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष और देश की चिंताओं का जवाब देने में सरकार की कोशिशें बहुत सफल नहीं हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण भी आप देखें तो लोकसभा में जो 16 घंटे की चर्चा के बाद उन्होंने कहा, पूरा समय कांग्रेस को कोसने में लगा दिया, परिस्थितियों पर चर्चा नहीं की, देश जो जानना चाहता था उस पर तो उन्होंने चर्चा ही नहीं की। और लोकसभा में जब प्रधानमंत्री का भाषण निराशाजनक लगा तो राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखने के लिए सरकार के नेता की तरफ से जहां अपेक्षा थी कि प्रधानमंत्री खुद जवाब देंगे, वहां गृह मंत्री अमित शाह को भेज दिया गया। तो गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में जवाब भी दे रहे हैं सरकार की तरफ से, और इन सब के बीच वो राष्ट्रपति से भी मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री के ठीक बाद मिल रहे हैं। थोड़ा और परिस्थितियों को आगे ले जाकर के देखें तो एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष का 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन मार्च है, 7 तारीख को इंडिया अलायंस की बैठक है और सरकार में हलचल तेज है। दोस्तों, कुछ महीने पहले तक तो ये चर्चा थी
कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर संघ और भाजपा में रस्साकसी है। इसी बीच मोहन भागवत के बयान से 75 साल की उम्र सीमा चर्चा में आ गई और उस उम्र सीमा के दायरे में कौन कौन से लोग आ रहे हैं उसको बल तब मिला जब उपराष्ट्रपति ने भी 2027 के रिटायरमेंट का जिक्र कर दिया और कुछ ही दिनों के बाद उपराष्ट्रपति का अचानक बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से इस्तीफा भी हो गया। ये सब गतिविधियां हो रही थी। तो एक तरफ भाजपा अध्यक्ष चुनने में नाकामी साफ दिखाई दे रही थी कि अब तक संघ को अपने पक्ष में झुका हुआ व्यक्ति चाहिए और मोदी साहब को अपने पक्ष में झुका हुआ व्यक्ति चाहिए। इन दोनों के बीच चुनाव मुश्किल हो रहा था। इस बीच उपराष्ट्रपति के चुनाव का मसला भी आ गया। 9 सितंबर को चुनाव भी है और अगले हफ्ते चुनाव प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। तो ये सारी परिस्थितियां दिख रही है कि कहां एक भाजपा अध्यक्ष को लेकर रस्साकसी थी, माथापच्ची वहां चल रही थी, अब उपराष्ट्रपति को लेकर शुरू हो गई। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो रहे हैं और इन सारी परिस्थितियों में संघ के अंदर से जो चर्चा है वो यही है कि दबाव बढ़ता जा रहा है कि 75 साल की उम्र सीमा जो लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी या यशवंत सिन्हा पर लगाई गई, उस उम्र सीमा के दायरे में जो लोग आ रहे हैं अब उन्हें भी उनका पालन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी सत्ता यूं ही छोड़ देंगे ये बात आसानी से गले नहीं उतरती, किसी के गले नहीं उतरती। और जो लोग ये थ्योरी चला रहे हैं कि क्या अमित शाह अगले प्रधानमंत्री होंगे, मेरा स्पष्ट मानना है कि नरेंद्र मोदी का जो स्वभाव है वो अपने से बड़ी लकीर खुद से खींचने नहीं देना चाहेंगे और नरेंद्र मोदी कतई नहीं चाहेंगे कि अगला प्रधानमंत्री गुजरात से हो। पहले तो अगला प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अंदर से हो, नरेंद्र मोदी के और भाजपा के जीतने की सूरत में हो। भला ये नरेंद्र मोदी चाहेंगे? जब नरसिम्हा राव ऐसा नहीं चाहते थे, दूसरे लोग ऐसा नहीं चाहते थे, भले ही पार्टी टूट जाए या सरकार गिर जाए, तो नरेंद्र मोदी भला ऐसा क्यों चाहेंगे? कौन सत्ता के अंदर और सियासत के अंदर अपना आडवाणीकरण देखना चाहता है? कोई नहीं देखना चाहता। तो आडवाणीकरण की बिसात बिछाने वाले नेता खुद का आडवाणीकरण करने की हद तक चले जाएंगे, ये थ्योरी कहीं से गले नहीं उतरती। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर जो विवाद था, कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जेपी नड्डा पिछले 15-16 महीनों से दोहरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, मोदी कैबिनेट के एक सदस्य की भी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी। उनका कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और उनके रिप्लेसमेंट को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है, उपयुक्त व्यक्ति मिल नहीं पा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ये नौबत क्यों आ रही है? तो नौबत दरअसल इसलिए आ रही है कि महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने जो फैसला दिया कि सदन के अंदर पार्टी का व्हिप कौन होगा, ये तय करेगा कौन? तो पार्टी का आलाकमान तय करेगा। ये संसदीय दल या विधायक दल का नेता तय नहीं करेगा। अभी जेपी नड्डा एक तरह से मोदी शाह के जेबी अध्यक्ष बनाए जाते हैं, मतलब ऐसा अध्यक्ष जिसे मोदी शाह अपने इशारों पर चलने के लिए कह सकते हैं और वो चल भी रहे हैं। अगला अध्यक्ष क्या इतना ही लॉयल होगा, इसको लेकर सवाल है। और अध्यक्ष यदि बदला तो पार्टी का व्हिप तो नहीं बदल जाएगा, और व्हिप बदल जाएगा तो संसदीय दल तो हाथ से नहीं निकल जाएगा। कई सारे सवाल हैं और इन सब के बीच, इन चर्चाओं के बीच इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, राहुल गांधी जो बैठक बुला रहे हैं, ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे और शरद पवार तक बुलाए जा रहे हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन तक बुलाए जा रहे हैं। तो इस बैठक में केंद्र के खिलाफ इस नाजुक मौके पर अविश्वास प्रस्ताव का फैसला तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि नवंबर के बाद वैसे भी मौसम बदलना है। नवंबर तक नीतीश कुमार इस गठबंधन के खूंटे से बंधे हुए हैं। उसके बाद नीतीश कुमार खुलकर सेकुलर राजनीति करने की स्थिति में होंगे अगर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी असेंबली में बन गए, जो हालात दिखाई दे रहे हैं। तो नायडू और नीतीश और उधर एकनाथ शिंदे की परिस्थितियों को भी देखें तो उनकी स्थिति भी जो न खुदा मिला न बिसाले सनम वाली बनी हुई है। तो उस परिस्थिति में ये त्रिमूर्ति वैसे भी नवंबर के बाद नरेंद्र मोदी को परेशानी में डालने वाली है। इंडिया गठबंधन लगातार दबाव बढ़ाता जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी और संघ के अंदर से दबाव बढ़ता जा रहा है। अब मोदी जी करें तो क्या करें? जो परिस्थितियां फिलहाल हैं, अगर बहुत ज्यादा दूर जाकर के भी सोचने की कोशिश करें तो नरेंद्र मोदी लोकसभा तो भंग नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा भंग करने में अब दूसरी अड़चन है। लोकसभा यदि भंग करेंगे तो उपराष्ट्रपति का चुनाव टल जाएगा, और क्या
उपराष्ट्रपति पद का नोटिफिकेशन निकलने के बाद लोकसभा भंग करके उपराष्ट्रपति का चुनाव टाल दिया जाए, इसको लेकर राष्ट्रीय निंदा का पात्र नरेंद्र मोदी को आमतौर पर विमर्श के दायरे में रहते हुए बनना पड़ सकता है। इस बात को भी मोदी बखूबी जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव टल जाए और मोदी लोकसभा भंग कर दें, थोड़ा यह अटपटा प्रतीत होता है। लेकिन अटपटे निर्णय तो नरेंद्र मोदी लेते रहे, चाहे डिमोनेटाइजेशन हो, चाहे 5 अगस्त 2019 की एक्सरसाइज हो, कई बार अटपटे निर्णय वो लेते रहे और कई बार जो करने से वो मना करते हैं वो करते रहे। याद कीजिए गुजरात का 2002 का माहौल, किस तरह की परिस्थितियां थी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय था। लेकिन उस वक्त नरेंद्र मोदी को राजनीति सूझ रही थी। उस वक्त उन्होंने विधानसभा को भंग कर मध्यावधि चुनाव का रास्ता साफ किया था और उस वक्त जेएम लिंगदोह तक के खिलाफ उनकी बयानबाजी हो रही थी। व्यक्ति वही है, मिजाज वही है, परिस्थितियां बदली है, जगह बदला है। अब गांधीनगर नहीं, अब दिल्ली है और दिल्ली की सियासत गुजरात लॉबी गुजरात के तरीके से चलाए, ये पूरी तरह से संभव उस दौर में तो कुछ हद तक हो सकती है जिस दौर में 272 का आंकड़ा अपने हाथ में हो। आज आंकड़ा 240 का है और गठबंधन धर्म निभाना और गठबंधन की सरकार चलाना स्वाभाविक है कि इनके बस की बात नहीं है। किस तरह से सरकार चल रही है ये सभी जानते हैं। चंद्रबाबू नायडू को पैसा चाहिए, नीतीश कुमार को जाति जनगणना, आरक्षण, विशेष राज्य और इस तरह के मुद्दे चाहिए और इन सब के बावजूद राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा भी दोनों की है। नीतीश कुमार की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा खुली हुई है तो चंद्रबाबू नायडू की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा कभी खुलकर आ नहीं सकती, क्योंकि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलते नहीं है। उनका ऑपरेशन बहुत ही गुपचुप तरीके से चलता है। कांग्रेस का रुख भी बदला हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 2024 के मैंडेट के बाद, जहां इंडिया अलायंस के कुछ लोग ये सोचते थे कि वैकल्पिक सरकार बनाई जानी चाहिए और कोशिश की जानी चाहिए, उस वक्त कांग्रेस का रुख तो साफ था कि जिसको समर्थन देना है कांग्रेस के नेतृत्व को दे, अन्यथा विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और अंततः वही हुआ भी। अब ऐसा लगता है कि पिछले 1 साल में जो गतिविधियां हुई है, उन गतिविधियों के दायरे में एक बात तो साफ दिखती है कि कांग्रेस पार्टी अब नरेंद्र मोदी सरकार से देश को मुक्ति दिलाने की दिशा में कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होगा। राहुल गांधी की 7 अगस्त की बैठक भी कमोबेश इसी दिशा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। भले ही मुद्दा एसआईआर हो, भले ही मुद्दा उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, भले ही मुद्दा कोई और हो, लेकिन बाहर जो खबरें छन कर आएंगी, स्वाभाविक है कि वो जिस मुद्दे को लेकर के बैठक का जिक्र किया जाएगा वही आएगा। अंदर खाने क्या चर्चा हुई, थोड़ी ही उम्मीद हम कर सकते हैं कि मोदी सरकार से ज्यादा यहां पर सूचना मिल सकती है कि और क्या क्या डिस्कस हुआ। लेकिन इन डिस्कशन के बीच नरेंद्र मोदी की अपनी भूमिका क्या है? लगातार इस तरह की चीजें जो चल रही है कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो रही है, पहले पीएम की, फिर एचएम की, राजनाथ सिंह एक अलग बैठक ले रहे हैं, अमित शाह एक अलग बैठक ले रहे हैं, भाजपा के अध्यक्ष के चुनाव के लिए माथापच्ची अलग से है, बीएल संतोष अलग मिल रहे हैं, संघ का दबाव अलग से है, 75 साल का फैक्टर अलग से है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और ट्रंप टैरिफ को लेकर हालात अलग से बिगड़े हुए हैं। और इन सब के बीच बिहार चुनाव ने जो हालात बना रखे हैं, उसमें नीतीश कुमार नवंबर के बाद राष्ट्रीय जनता दल के साथ एक सामान्य परिस्थिति में वाकई चाचा की पार्टी बड़ी और भतीजे की पार्टी छोटी अगर मैंडेट के सहारे, जनादेश के सहारे आ गई तो नरेंद्र मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़नी है। इस बात को बखूबी मोदी सत्ता जानती है। सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी करेंगे तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी के अंदर न तो अमित शाह को सत्ता सौंप सकते हैं, न राजनाथ सिंह को सौंप सकते हैं, न योगी आदित्यनाथ को, किसी को सत्ता नहीं दे सकते। जब तक मोदी रहेंगे तब तक भाजपा के प्रधानमंत्री रहेंगे, भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री रहेंगे। पार्टी चुनाव में जाकर हार जाए, पार्टी ही विपक्ष में चली जाए, ये तो नरेंद्र मोदी को मंजूर है। लेकिन पार्टी के अंदर से कोई दूसरा नेता प्रधानमंत्री बन जाए और मोदी से बड़ी लकीर खींचने की कोशिश करे, इस बात को नरेंद्र मोदी के स्वभाव को जानने वाला कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है। लिहाजा रास्ता तो एक ही दिखाई देता है कि इस परिस्थितियों से
तोको ना मोको चूल्हा में झोंको वाली कहावत की तरफ तो मोदी नहीं लेके जा रहे हैं। क्या वाकई वो लोकसभा भंग तो नहीं कर देंगे? क्योंकि 9 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति चुनाव के बाद यदि लोकसभा भंग करने का फैसला वो लेते हैं तो इतना तय है कि चुनाव तो फिर बिहार विधानसभा चुनाव के साथ कराना मुमकिन नहीं होगा। लोकसभा का चुनाव विधानसभा के साथ कराना मुमकिन नहीं होगा, ये बात तो तय है। तो जब ये बात तय है कि लोकसभा के साथ कराना, बिहार के साथ कराना मुश्किल नहीं होगा, तो क्या फरवरी मार्च तक ये हालात रहेंगे कि 6 महीने के भीतर जो चुनाव हो उसमें मोदी ही आ जाए? दरअसल अभी नरेंद्र मोदी की प्राथमिकता दूसरी है। 2014 की प्राथमिकता सत्ता में आना था, 2019 की प्राथमिकता सत्ता को बरकरार रखना था, 2024 की प्राथमिकता इंदिरा गांधी के एक कार्यकाल के लगातार के रिकॉर्ड को तोड़ना था, 4078 दिनों के, और वो तीनों काम वो कर चुके हैं। अब उनकी प्राथमिकता यही है कि या तो हम बने रहेंगे प्रधानमंत्री या फिर भाजपा की ओर से कोई दूसरा प्रधानमंत्री ना बने। भले ही भाजपा जीते, अगर भाजपा मिड टर्म पोल में यदि मोदी जाते हैं, भाजपा चुनाव जीतती है, तो इतना तो तय है कि फिर उस परिस्थिति में चाहे संघ हो या भाजपा हो या सहयोगी दल हो, सबकी जुबान पर ताला लग जाएगा और नरेंद्र मोदी को ही चौथी बार प्रधानमंत्री स्वीकार करना होगा अगर वो मिड टर्म पोल में गए तो। और यदि भारतीय जनता पार्टी हारती है तब भी नरेंद्र मोदी को कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें आडवाणी की तरह दूर से बैठ करके सत्ता की मलाई कोई और खा रहा है उनकी पार्टी के अंदर से और उपेक्षा भाव से ग्रसित है नरेंद्र मोदी, ये देखने को नहीं मिलेगा। यही वो थिन लाइन है, यही वो महीन लाइन है जहां दिखता है कि नरेंद्र मोदी एक्सट्रीम लेवल पर कोई भी फैसला ले सकते हैं। अब दूसरी परिस्थितियां क्या है कि आखिर इतनी लगातार बैठकों के पीछे का मकसद क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। गवर्नर ने भी प्रस्ताव दिल्ली भेज दिया है और स्वाभाविक है कि एलजी ने प्रस्ताव दिल्ली भेजा है जब, तो इतना तो तय है कि केंद्र सरकार की मंशा रही होगी तभी भेजा होगा, अन्यथा विधानसभा का प्रस्ताव वो अपने पास भी दबा कर रख सकते थे। तो एक वो मसला है, लेकिन उसके लिए इतनी मीटिंग की क्या जरूरत है? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना तो विपक्ष भी चाहता है, विपक्ष की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलने की उम्मीद है। तो इसके लिए इतनी बैठक हो, लगातार राष्ट्रपति भवन जाना, अलग अलग नेताओं की बैठक लेना, यह सामान्य परिस्थिति नहीं कही जा सकती। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का भी बयान आया है और उन्होंने साफ साफ कहा है, साफ साफ चंद्रचूड़ साहब ने कहा है कि अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का वक्त आ गया है। लेकिन क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड की मोडालिटी ऐसे ही तय हो जाएगी? क्या उसके लायक 2/3 बहुमत सदन के दोनों सदनों में है? और क्या इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार सदन में अपनी छीछा लेदर करवाएगी इस हालात में उसको लाके? साधारण विधेयक तो वो है नहीं, एक बड़ा संविधान संशोधन विधेयक होगा और उसके लिए 2/3 का आंकड़ा छूना इस सरकार के लिए लगभग असंभव सा काम है। तो उधर वो जा नहीं सकते। वन नेशन वन इलेक्शन की स्थिति उससे भी बुरी है। उस बिल को लेकर के तो आधे राज्यों की असेंबली से पास होने की जरूरत है। तो बड़ा क्या है, कौन सा ऑपरेशन चल रहा है? इतना तो तय दिखाई दे रहा है कि अगले 72 घंटे के अंदर कुछ बहुत बड़ा खेल होगा, क्योंकि गतिविधियां सिर्फ सत्ता पक्ष में नहीं है, गतिविधियां विपक्ष में भी चल रही है। देखते जाइए, कल संसदीय दल की जो बैठक है भारतीय जनता पार्टी एनडीए की, उस संसदीय दल की बैठक में जो संदेश दिया जाता है उस संदेश में क्या निकलकर सामने आता है, तब परिस्थितियां कुछ हद तक साफ होंगी कि मोदी करने क्या जा रहे हैं। बाकी देखते हैं। मोदी शाह के दौर में सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं होता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होते प्रधानमंत्री के, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दिए जाते और संसद में सेंट्रल हॉल की परंपरा तो वैसे ही खत्म कर दी गई है। देखते जाइए, अमृतकाल का दौर है और अमृतकाल में अचानक चीजें बाहर आ जाती है। तो इंतजार कीजिए, 5, 6, 7 तारीख 3 दिनों पर नजर बनाए रखनी होगी कि इन 3 दिनों में मोदी सरकार कौन सा सरप्राइज देती है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।